नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि को कवर किया जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि। सबसे पहली बात कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के साथ संयोग होता है तो उससे उत्पन्न होने वाला विकार व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि के नियम को समझने से पहले कुछ बातों को आपको समझना आवश्यक है। जैसे यदि हम बात करें व्यंजन के अंतर्गत वर्ग की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं और इस 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और जो पहला वर्ण होता है उसी के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे क वर्ग। अब क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा वर्ग है च वर्ग। इसके अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। इसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़। चौथा वर्ग है त वर्ग। इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न। पांचवा वर्ग है प वर्ग। इसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। और सामूहिक तौर पर इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जब मैं वर्णमाला की क्लास ले रहा था तो मैंने इसको विस्तार में डिस्क्राइब किया है। जिन लोगों ने अभी तक वर्णमाला की क्लास को कवर नहीं किया है वो वहां से उसको कवर करके अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहां पर आइए, यदि मैं आपसे कहूंगा कि क वर्ग का तीसरा वर्ण, तो आप क्या कहेंगे? क, ख, ग, अर्थात ग की बात हो रही है। यदि मैं कहूंगा 5वां वर्ण, तब आप कहेंगे क, ख, ग, घ, यानी अंग की बात हो रही है। क्लियर है? इतनी बात को याद रखिएगा क्योंकि इस टर्म्स का इस पूरे व्यंजन संधि में कई बार इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसका परिचय देना उचित समझा। अब आइए व्यंजन संधि के पहले नियम को देखिए। पहला नियम कहता है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी जो 5 वर्ग है क, च, ट, त, प, इसके पहले वर्ण, यानी मैंने आपसे कहा था कि पहले वर्ण के आधार पर ही उसका नाम पड़ा है। यानी पहला वर्ण क्या होगा प्रत्येक वर्ग का? क, च, ट, त, प। इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या उसके बाद कोई स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। च का तीसरा वर्ण क्या होता है? ज। ट का तीसरा वर्ण क्या होता है? ड। त का तीसरा वर्ण क्या होता है? द। प का तीसरा वर्ण क्या होता है? ब। इसमें ये बदल जाता है। अब आइए इस नियम को उदाहरण के माध्यम से समझिए। परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहां से। पहला प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन दिग्विजय का सही संधि विच्छेद है। तो आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। चारों विकल्प को आप नियमों के आधार पर चेक कर लेंगे। जो नियमों के आधार पर सही होगा वही आपका सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि दिग धन विजय का सही संधि क्या होगी। तो आपका ऑप्शन में दिग्विजय दिया रहेगा, वही आपका सही जवाब होगा। अब ये मान लीजिए कि एक ऑप्शन आपका दिग धन विजय दिया गया है। अब आप इसको नियम के आधार पर दिग्विजय आपको लाना है। तो यहां पर देखिए पहला पार्ट बना है दिग और दूसरा पार्ट है विजय। रूल ये कहता है कि पहले पार्ट का जो अंतिम वर्ण है यानी आधा क, इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए या कोई अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब य, र, ल, व आए, तो वो जो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहां पे आधा क के बाद देखिए व आया है दूसरे भाग में, यानी व क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। इसका मतलब आधा क जो है ये अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क, ख, ग, यानी तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। तो यहां पर आधा क की जगह पे आधा ग हो गया और विजय वाले पार्ट को आपने एज इट इज लिख दिया। तो आपका क्या बना? दिग विजय। क्लियर है? अगला उदाहरण देखिए, लिखा है सत धन भावना। अब यहां पर देखिए सत में जो हमको अंतिम वर्ण लेना है वो आधा त हो गया। आपको मालूम है ये त वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद जो आपको भावना है इसमें आपको भ को देखना है क्योंकि जो दूसरा पार्ट होता है उसके पहले वर्ण को आप देखते हैं। तो ये जो भ है ये प वर्ग का चौथा वर्ण है। तो रूल क्या कहता है? जो आधा त है
ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या होता है? त, थ, द, यानी ये आधा द में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप लिखेंगे स आधा द और उसके बाद भावना को एज इट इज लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है सुप धन अंत। यहां पर आधा प आपको मिला और दूसरे पार्ट में आपको अ मिला। रूल कहता है कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, यानी यहां पर पहला वर्ण आपको क्या मिला? प, उसके बाद कोई स्वर आ जाए, यहां पर आपको अ स्वर मिला, तो ये आधा प जो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? प, फ, ब, यानी ये ब में बदल जाएगा। तो आपने लिखा सु, उसके बाद ब, और इधर आपका आधा ब होता, दूसरी तरफ आपको अंत मिल गया, यानी स्वर मिल गया, तो वो इसको पूरा कर देगा। तो क्या बन गया? सुबंत। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, लिखा है अच धन आदि। आप देख रहे हैं कि ये जो च है, ये च वर्ग का पहला वर्ण है, और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें आदि का आपको आ लेना है। आ क्या होता है? स्वर होता है। इसका मतलब कि ये रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? च तीसरे वर्ण में तब्दील हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या होता है च वर्ग का? च, छ, ज। तो आपने लिखा अ, फिर उसके बाद आपने लिखा आधा ज, उसके बाद आ है, तो ये ज को क्या कर देगा? जा में बदल देगा, यानी अ, जा, और फिर दी को आप एज इट इज लिख देंगे। तो आपका सही संधि क्या बनेगा? आजादी। क्लियर है? अब अगला रूल देखिए, मैं जो उदाहरणों का जो लिस्ट है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, ताकि आप उसको और सॉल्व करके रूल और क्लियर हो सके, रूल से आप और फैमिलियर हो सके। ये बात जान लीजिए कि व्यंजन संधि में स्वर संधि की अपेक्षा रूल ज्यादा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। आप छोड़ देंगे तो आपका कंपटीटर उसको कवर करके आपको बीट कर देगा। आपने हरिवंश राय की वो 4 लाइन पढ़ी होगी, जिसका जिक्र आज मैं जरूर करना चाहूंगा। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, और दे दी चुनौती सिंधु को, तो धार क्या मझधार क्या। आपको किसी भी नियम से घबराना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करके उसको अपने साथ फैमिलियर बनाना है। क्लियर है? चलिए, दूसरा रूल कहता है कि जब वर्गों के अंतिम अक्षर को छोड़कर शेष अक्षरों के बाद ह आए, तो ह के पहले अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ठीक है? और जो ह है वो अपने पूर्व वर्ण के वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। मैं इसको बहुत अभी उदाहरण के तौर पे सिंप्लीफाई करता हूं। आप जरा पहला उदाहरण देखिए, क्या लिखा है? वाक धन हरि। रूल क्या कहता है? रूल कह रहा है कि ये जो वाक में आपको आधा क मिला है, इसके बाद यदि कोई जो खंड है उसमें अगर पहला वर्ण ह मिल जाए आपको, तो ये जो आधा क है ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी कि ये जो आधा क है तीसरा हो जाएगा, तो क, ख, ग, यानी आधा ग में परिवर्तित हो गया। और ये जो ह है ये उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा, यानी क, ख, ग, घ, यानी ह घ में बदल जाएगा, और आधा क जो है ये तीसरे वर्ण अर्थात ग में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा? वा, आधा ग, घ, और आप री को एज इट इज ले लेंगे, तो आपका क्या बन गया? वाग घरी। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है उत धन हत। आपने देखा यहां पर आपको उत में आपको आधा त लेना है। जैसे ही आपने देखा कि आधा त के बाद अगला जो पार्ट है उसमें पहला वर्ण है ह, तुरंत आपने रूल को रिकॉल किया कि ये जो आधा त है ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो त, थ, द, यानी आधा त किस में तब्दील हो गया? आधा द में। और जो ह है उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा, यानी त, थ, द, ध, यानी ह जो है ये ध में तब्दील हो जाएगा, और आधा त जो है ये आधा द में तब्दील हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उद्धत। क्लियर है? अगला एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर देखिए लिखा है तत धन हित। आपने देखा यहां पर आधा त है, उसके बाद आपको तुरंत ह मिल गया। तो रूल क्या कहता है? आधा त जो है ये उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी त, थ, द, यानी आधा त जो है ये द में तब्दील हो जाएगा, और जो ह है ये उसी वर्ग का चौथा वर्ण अर्थात ध में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तद्धित। क्लियर है? अगला रूल देखिए, कह रहा है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि क, च, ट, त, प, ये जो वर्ग है इसका पहला वर्ण यही होता है, इसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण अर्थात न या म आए, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवें वर्ण में बदल जाता है। क्लियर है? उदाहरण देखिए, ज्यादा नियमों से ज्यादा जरूरी है उसका इंप्लीमेंटेशन आपको एग्जाम्पल में देखना है।
जैसे आपको मिला जगत धन नाथ। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक पार्ट में आपको आधा त मिला और दूसरे साइड में आपको न मिला। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है उसके बाद यदि न या म आ जाए तो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग का पांचवें वर्ण में तब्दील हो जाता है। तो जगत अब पांचवें वर्ण में तब्दील होगा तो त वर्ग में पांचवा वर्ण क्या होता है? त, थ, द, ध, न, यानी आधे न में तब्दील हो जाएगा। तो क्या होगा? ज, ग, आधा न और फिर नाथ को आप एज इट इज ले लेंगे तो क्या बन गया? जगन्नाथ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है सठ धन मुख। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये ट वर्ग का पहला वर्ण है आधा ट और दूसरी तरफ हमको न या म में से म मिल गया। तो रूल क्या कहता है कि ये जो ट वर्ग का पहला वर्ण ट है ये पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, यानी ये जो आधा ट है ये ड़ में बदल जाएगा। तो आपने लिखा षण और उसके बाद मुख जो है एज इट इज आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? षणमुख। अगला देख लीजिए, वाक धन मय। आपको पहले वर्ग का पहला वर्ण मिला आधा क, इसके बाद आपको तुरंत न या म में से म मिल गया। तो आपने आधा क को किसमें? पांचवें वर्ण में बदल दिया, यानी क, ख, ग, घ, अंग। पांचवा वर्ण क्या हो रहा है? अंग। तो आप आधा क की जगह पे अंग लिख दिए और म य को एज इट इज उतार दिए। क्या बन गया? वांग में। क्लियर है? अगला रूल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। अगला रूल कहता है जब किसी भी स्वर के बाद छ आए तो संधि करते समय छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल में इसको देखिए, लिखा है परिधन छेद। क्या रूल कर रहा है? जब किसी स्वर के बाद कोई छ आए तो वो छ से पहले हम आधा च जोड़ देते हैं। अब देखिए, अभी तक आप देख रहे थे कि जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए थे उसमें हलंत लगा हुआ था पहले पार्ट के अंतिम वर्ण में। हलंत का मतलब क्या होता है? यानी उस पर्टिकुलर वर्ण के साथ स्वर को हटा दिया गया है। क्लियर है? क्योंकि व्यंजन को आप जानते हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यहां पर आप देखिए, जो परी लिखा है यहां से स्वर को हटाया नहीं गया है। इसका मतलब परी में र में कौन सा स्वर लगा है? तो यहां पर छोटी ई है और इसके बाद आपको दूसरे पार्ट में छ मिल गया। यानी रूल के अकॉर्डिंग ये पार्ट बिल्कुल फिट बैठता है कि छोटी ई अर्थात इस स्वर के बाद आपको छ मिल गया। तो बस क्या करना है? छ के पहले आधा च जोड़ देना है। तो आपने क्या किया? परी, फिर आधा च और छेद। तो आपका क्या बन गया? परिच्छेद। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, स्वधन छंद। तो स्व में आपको अ मिल गया और छंद में से आपको पहला वर्ण छ मिल गया। तो रूल कहता है कि छ के पहले आधा च जोड़ देना है। तो आपने लिखा क्या? स्व, आधा च और छंद। तो क्या बन गया? संधि स्वच्छंद। क्लियर है? इसी प्रकार अगला देख लीजिए, अनुच्छेद, अनुधन छेद। आपने देखा नू में आपको छोटा ऊ मिला, यानी पहले तरफ आपको छोटा ऊ स्वर मिल गया और दूसरे तरफ छेद में जो पहला छ है ये मिल गया। रूल क्या कहता है कि छ के पहले आधा च जोड़ दीजिए। आपने अनु लिखा, आधा च लिखा और छेद लिख दिया। तो आपका क्या बना? संधि अनुच्छेद। क्लियर है? बिल्कुल साधारण शब्दों में। मैंने आपको पहले दिन इंट्रो में बता दिया कि ज्यादा मैं आपको नियमों में उलझाने का प्रयास नहीं करूंगा। कैसे उस नियम का उदाहरण के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसको समझने की आवश्यकता है। अगला नियम देखिए, अगला रूल कहता है कि संधि में जब कभी आधा म के बाद स्पर्श व्यंजन आता है तो आधा म का रूपांतरण उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाता है। अब आइए इस नियम को उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल सरल बनाते हैं। पहला उदाहरण देखिए, लिखा है परम धन तू। नियम क्या कहता है? नियम कह रहा है कि यदि आधा म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन में कोई भी वर्ण आ जाए, यानी स्पर्श व्यंजन का मतलब ये जो 25 वर्णों का ग्रुप है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनमें से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो वो जिस वर्ग का होगा उसके पांचवें अक्षर में आधा म बदल जाएगा। क्लियर है? जैसे यहां पे परम में आपको आधा म मिल गया और दूसरे भाग में आपको त मिल गया। तो जो त वर्ग है इसका जो पांचवा वर्ण है उसी में आधा म तब्दील हो जाएगा। तो पांचवा वर्ण क्या है त वर्ग का? त, थ, द, ध, न, यानी जो आधा म है ये आधा न में तब्दील हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? प, र, आधा न और तू। तो क्या हो जाएगा? परंतु। क्लियर है? अब इस आधे न को हटाकर आप चाहें तो र के ऊपर बिंदी लगा सकते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है सम धन कलन। आधा म के बाद दूसरे भाग में आपको क मिल गया। अब क वर्ग का पांचवा वर्ण आपको देखना है, क ख ग घ अंग, यानी जो आधा म है ये अंग में तब्दील हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, स अंग कलन, तो क्या हो जाएगा, संकलन। लिखा है समधन गति। हमको आधा म के बाद जो ग है वो मिला, और हमको पता है कि ग जो है ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, मैंने पूर्व में ही आपको स्पर्श व्यंजन क्या होता है ये सबसे पहले बता दिया था। अब ये जो ग है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो क वर्ग में ग तीसरा वर्ण होता है। तो क वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसी में आधा म बदल जाएगा। तो आपने देखा क ख ग घ अंग, जो अंग है यही पांचवा वर्ण है, तो आपने आधा म की जगह पे अंग लिखा, उसके बाद गति लिख दी, तो क्या बन गया, संगति। क्लियर है। अब अगला रूल देखिए, अगले रूल में जो हमने ये रूल पढ़ा है उसका ये परंतुक है। क्या परंतुक है, जब आपको आधा म के बाद कोई अंतस्थ या कोई ऊष्म वर्ण मिल जाए तो आधा म का रूपांतरण सदैव अनुस्वार में ही होता है। अनुस्वार का मतलब क्या है, जो अंग होता है यही अनुस्वार होता है, और ये जो अनुस्वार होता है इसका उच्चारण आधा म के जैसे होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण दिया है समधन विधान। आपको आधा म के बाद यहां पर व मिल गया। व क्या होता है, आप सभी को पता है कि वह अंतस्थ व्यंजन होता है। रूल ये कहता है कि यदि आधा म के बाद यर लव या बड़ा श, खटकोड़ वाला स, छोटा स या ह अर्थात ऊष्म व्यंजन आ जाए तो आधा म का रूपांतरण अनुस्वार में हो जाएगा, यानी वहां पर ऊपर बिंदी लग जाएगी। तो आपने क्या किया, यहां पर देखा आधा म के बाद व मिल गया तो आपने स के ऊपर अनुस्वार कर दिया, यानी बिंदी लगा दी, और क्या बन गया, सम, और विधान को आपने एज इट इज लिख दिया तो संविधान हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है समधन शय। आपने देखा कि यहां पर आधा म है और जो दूसरे पार्ट में पहला वर्ण है वो है बड़ा श अर्थात ऊष्म व्यंजन है। तो रूल क्या कहता है, जब हमको आधा म के बाद ऊष्म व्यंजन मिल जाए तो हम आधा म को अनुस्वार में बदल देते हैं, यानी हम स के ऊपर अनुस्वार कर देंगे, यानी बिंदी लगा देंगे। तो क्या हुआ, स के ऊपर आपने बिंदी लगा दी सन, और जो शय है उसको एज इट इज लिख देंगे, तो क्या संधि बन गई, संशय। क्लियर है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, सम धन हार है। आधा म के बाद आपको ह मिल गया। ह क्या होता है, ह किसके अंतर्गत आता है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। ऊष्म व्यंजन में क्या आता है, बड़ा श, खटकोड़ वाला श, छोटा सा और ह। तो आपको ऊष्म व्यंजन मिल गया। अब आप क्या करेंगे, आधा म को अनुस्वार में बदल देंगे, यानी स के ऊपर बिंदी लग गई, यानी अनुस्वार होगा, और उसके बाद हार को आपने एज इट इज लिख दिया, तो क्या संधि बनी, संहार। क्लियर है। अगला रूल देखिए, नियम 5 को देखिए, दिया है कि यदि मूल अथवा स्वतंत्र री, र या खटकोड़ श के बाद न आए तो ये जो न है ये ड़ में बदल जाता है, और ये जो री, र या श है और न के मध्य यदि कोई अन्य अक्षर आएगा तो उसका प्रभाव उपर्युक्त नियम पर नहीं पड़ेगा। ये लाइन भी आप याद रखेंगे। अब आइए जरा इस नियम को उदाहरण के माध्यम से सरलीकृत करते हैं। यहां पर जो पहला उदाहरण दिया है वो है परिधन नाम। यहां पर पहले भाग में आपको क्या मिल रहा है, र मिल गया अंतिम वर्ण। र के बाद आपको दूसरे भाग में न मिल गया। तो रूल क्या कहता है, री, र या श के बाद अगर न मिल जाए तो ये न ड़ में बदल जाता है। सीधी सी बात, आपने न को ड़ में बदल दिया तो क्या लिखा, परिणाम। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रधन मान। आपको पहले भाग में प्र मिला, प्र में आपको र मिल रहा है। क्लियर है, यानी पहले भाग में आपको र मिल गया, और जो दूसरा भाग है इसमें आप देखिए मान लिखा है, यहां से आपको न मिल रहा है। देखिए जो ब्रैकेट में दिया है उसमें लिखा हुआ है कि यदि इनके मध्य कोई अक्षर आ जाए तो उसका प्रभाव उपर्युक्त नियम पर नहीं पड़ेगा, यानी हमारा मां आ गया है न के पहले तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे नियम पर नहीं पड़ेगा। यानी हम यहां पर र के बाद हमको न मिल गया, हम इस न को ड़ में बदल देंगे, तो क्या लिखेंगे, प्र मा और न की जगह पे ड़, तो क्या हो जाएगा, प्रमाण। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है शोष धन अन। अब ये देखिए यहां पर आधा
श के बाद अन लिखा है, यानी हमको यहाँ पर न मिल गया। इसके पहले अ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप न को ड़ में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, शो क्षण। क्लियर है। अगला रूल देखिए, बताया जा रहा है कि यदि श के पूर्व हर्स्व या दीर्घ अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो जो छोटा श है ये मूर्धन्य श अर्थात खटकोर श में बदल जाता है। यहां पर दिया है कि स से पूर्व हर्स्व या दीर्घ अ को छोड़कर, हर्स्व या दीर्घ अ का मतलब क्या हो गया, छोटा अ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए स के पहले तो ये जो छोटा श है ये खटकोर श में बदल जाएगा। बिल्कुल साधारण नियम है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको और आसान करते हैं। पहला उदाहरण दिया है नी धन शेध। ठीक, आप देखिए जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको श मिल गया छोटा सा, उसके पूर्व में जो पार्ट है उसमें नी लिखा है, यानी न के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, यानी यहां पर कौन सा आपको स्वर मिला है, हर्स्व ई मिला है, यानी छोटी ई मिली। तो कहता है कि अ या आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर मिल जाए तो जो छोटा श है ये खटकोर श अर्थात मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा नी, छोटे श को मूर्धन्य श में बदला, ऊपर ए की मात्रा, निषेध ध को एज इट इज लिख दिया तो क्या बन गया, निषेध। अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है अभी धन शेक। आपने देखा दूसरे पार्ट में आपको छोटा सा मिल गया, तुरंत आपने पहले पार्ट में देखा कि कहीं जो अंतिम वर्ण है उस पे अ या आ की मात्रा तो नहीं है, आपने कहा नहीं, इस पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। छोटी ई की मात्रा का मतलब क्या हो गया, हर्स्व ई है। तो आपने क्या किया, छोटे श को मूर्धन्य श में बदल दिया, तो आपने क्या लिखा, अभिषेक। उदाहरण चौथा देखिए, लिखा है सुधन सुक्ति। आपने देखा कि जो दूसरे पार्ट का पहला वर्ण है वो छोटा श है और उसके पहले हमको जो वर्ण मिला है वो है शु। आप देख रहे हैं कि श पे छोटे ऊ की मात्रा है, यानी आपको हर्स्व ऊ मिला। रूल क्या कहता है, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर मिल जाए तो छोटे श को तुरंत मूर्धन्य श में बदल देंगे। आपने लिखा शु और उसके बाद जो दूसरे पार्ट का श था उसको मूर्धन्य श में बदला, यानी और पूरे पार्ट को एज इट इज उतार दिया तो क्या बना, सुषुप्ति। क्लियर है। अगला देखिए, इस नियम के विशेष में कहा जा रहा है कि यदि दंतव्य श अर्थात छोटा श के बाद री अथवा र से लगने वाली मूल धातु से कोई शब्द निर्मित हुआ है तो दंतव्य श अर्थात छोटा श से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई स्वर आने पर भी छोटे श को खटकोर श अर्थात मूर्धन्य श में परिवर्तित नहीं करते हैं। आइए इस नियम के जंजाल को उदाहरण से सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर पहला उदाहरण दिया है विधन स्मरण। अब तक आपने रूल क्या पढ़ा है कि यदि हमको दूसरे पार्ट में छोटा श मिल जाए और जो पहले पार्ट का वर्ण है उस पर जो स्वर है यानी उस पर जो मात्रा लगी है वो अ या आ को छोड़कर हो, आपने देखा व के ऊपर छोटी की मात्रा है अर्थात यहाँ पर हर्स्व ई की बात हो रही है, तो रूल तो यही कहता है कि आधा श को खटकोर श में बदल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक परंतुक है। क्या परंतुक है, यदि जो स्मरण वाला पार्ट है इसमें र या री से लगने वाली मूल धातु से कोई शब्द निर्मित हुआ है तो हम आधा श को मूर्धन्य श में परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक, यानी यहां पर देख रहे हैं आप पहले उदाहरण के दूसरे पार्ट में भी स्मरण है, र का प्रयोग हुआ है, दूसरे में भी देखिए शरण है, र है, तीसरे में भी देखिए सर्ग है, यानी श के बाद आधा र है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आधा स को यानी श को जो मूर्धन्य श में आप परिवर्तित कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे पहले पार्ट का वी और इधर का स्मरण एज इट इज लिख देंगे। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ठीक इसी प्रकार अनु धन शरण कर दिया गया। तीसरे एग्जाम्पल में भी देखिए वी धन सर्ग कर दिया गया, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। क्लियर है। अगला रूल देखिए, नियम 7 देखिए। अब जो भी नियम आपको मिलेंगे वो बहुत सरल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए नियम 7 कह रहा है कि यदि आधा त और आधा द के बाद ल आए तो जो आधा त और आधा द है इसका रूपांतरण भी आधा ल में हो जाता है। उदाहरण देखिए, लिखा है उत धन लीन, यानी यहां पर जो पहला पार्ट है इसमें हमको क्या वर्ण मिला है, आधा त, और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उससे हमको पहला वर्ण ल मिल रहा है। तो रूल क्या कर रहा है, आधा त के बाद अगर ल मिला तो ये जो आधा त है ये भी आधा ल में बदल जाएगा। तो आपने क्या लिखा, त आधा ल और उधर का लीन एज इट इज ले लिया, तो आपका क्या बन गया, तल्लीन।
दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा है उत्धन लेख। यहां पर भी आधा त के बाद आपको दूसरे पार्ट में ल मिल गया, तो रूल कहता है कि ये जो आधा त है ये भी आधा ल में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उल्लेख। क्लियर है? नियम 8 देखिए, नियम 8 कह रहा है यदि आधा त और आधा द के पश्चात बड़ा श आए तो ये जो आधा त और आधा द है ये आधा च में और जो बड़ा श है ये छ में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, लिखा है उत्धन श्वास। यहां पर पहले भाग में आपको आधा त मिल गया और दूसरे भाग में आपको पहला वर्ण आधा श मिल गया, तो रूल क्या कर रहा है कि अगर आधा त के बाद बड़ा श मिले तो जो आधा त है उसको हम किस में बदल देंगे? आधा च में। तो आपने लिखा उ आधा च, और ये जो बड़ा श है ये छ में बदल जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? आधा च के बाद छ, और उसके बाद वास को आपने एज इट इज कॉपी कर लिया, तो क्या बन गया? उच्छ्वास। जरा उदाहरण दूसरा देखिए, लिखा है उत्धन शिष्ट। आपको पहले पार्ट में जो अंतिम वर्ण है वो आधा त मिला और जो दूसरा भाग है उसमें जो पहला वर्ण है वो श मिल गया, बड़ा श। रूल कहता है कि यदि आधा त या आधा द के बाद बड़ा श मिल जाए तो आधा त या आधा द आधा च में बदल जाएगा और वो जो बड़ा श है ये छ में बदल जाएगा। तो आपने आधा त की जगह पे क्या किया? आधा च कर दिया, और जो बड़ा श था उसकी जगह पे छ कर दिया, तो क्या बन गया? उच्छिष्ट। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, नियम 9 में कह रहा है कि यदि आधा त और आधा द के बाद च या छ आए तो ये जो आधा त और आधा द है ये आधा च में बदल जाता है। ठीक है, अब यहां पर जरा उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण दिया है जगत धन छाया, यानी पहला जो भाग है उसमें जो अंतिम वर्ण है वो क्या मिला आपको? आधा त, और उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें पहला वर्ण क्या है? छ। तो रूल क्या कहता है? आधा त के बाद यदि छ मिला तो ये जो आधा त और आधा द है ये किस में बदल जाएगा? आधा च में। तो आपने लिखा ज ग और आधा च और छाया को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया? जगत छाया। अगला देखिए, लिखा है शरत धन चंद्र। अब ये जो शरत धन चंद्र लिखा है इसमें जो पहला भाग है शरत, इसमें अंतिम वर्ण क्या मिला? आधा त, और जो दूसरा भाग है इसका पहला वर्ण क्या है? च। तो रूल क्या कहता है? आधा त या आधा द के बाद च या छ मिले तो जो आधा त या आधा द है ये आधा च में बदल जाएगा, तो कर दीजिए श र, और जो आधा त है इसकी जगह पे आधा च हो जाएगा और चंद्र को एज इट इज लिख देंगे, तो क्या बन गया? शरद चंद्र। इसी प्रकार अगला उदाहरण भी देख लीजिए, लिखा है उत्धन चारण। तो हमको पहले भाग से आधा त मिला और दूसरे भाग से च मिल गया, तो जो आधा त है ये भी आधा च में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उच्चारण। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, याद रखेंगे। अगला रूल देखिए, अगले रूल में कह रहा है रूल नंबर 10 में कि यदि आधा त और आधा द के बाद ज या झ आ जाए तो आधा त या आधा द आधे ज में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जगत धन जननी। तो जो पहला भाग है इसका अंतिम वर्ण क्या मिला? आधा त, और जो दूसरा भाग है उसका पहला वर्ण क्या मिला? ज। तो रूल क्या कहता है? ये जो आधा त है इसको आधा ज में बदल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ज ग फिर आधा ज और फिर जननी को एज इट इज लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जगत जननी। अगला उदाहरण देखिए, लिखा है उत्धन झटिका। यहां पर हमको जो पहला पार्ट है इसमें अंतिम वर्ण मिला आधा त, और जो दूसरा पार्ट है उसमें जो पहला वर्ण मिला वो मिला झ। तो रूल क्या कहता है कि अगर आधा त के बाद हमको झ मिल जाए तो हम इस आधा त को आधा ज में बदल देंगे। तो आपने लिखा उ आधा ज और फिर झटिका को एज इट इज लिख दिया, तो उज्झटिका आपका शब्द बन गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, लिखा है उत्धन ज्वल। आपको पहले पार्ट में आधा त मिला और दूसरे पार्ट में आपको आधा ज मिल गया, तो रूल यही कहता है ना कि आधा त या आधा द के बाद ज या झ मिल जाए तो ये आधा त या आधा द आधा ज में बदल जाता है। तो आपने क्या करना है? आपको आधा त की जगह पे आधा ज कर देना है। तो आपने लिखा उ आधा ज और ज्वल को एज इट इज लिखा, तो आपका क्या शब्द बना? उज्ज्वल। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला देखिए, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कह रहा है कि यदि आधा त या आधा द के बाद ट या ठ आ जाए तो ये जो आधा त या आधा द है ये आधा ट में बदल जाता है। ठीक, अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल देखिए, वृहत धन टीका। आपको जो वृहत है इसका अंतिम वर्ण क्या मिला? आधा त, और टीका का पहला वर्ण क्या मिला? ट, यानी आधा त के बाद आपको ट मिल गया। तो आप क्या करेंगे? इस आधा त को
आधा ट में बदल देंगे तो क्या लिखेंगे, व्री ह आधा ट और टीका को एज इट इज लिख देंगे तो क्या शब्द बनेगा, वृहद टीका। क्लियर है। अगला देखिए, इसमें रूल कह रहा है कि यदि आधा त और आधा द के बाद ड या ढ मिल जाए तो ये जो आधा त और आधा द है ये ड में बदल जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप उत धन डयन, तो आपको पहले भाग से आधा त मिला और दूसरे भाग से आपको ड मिल गया, तो आप क्या करेंगे, इस आधे त को आधे ड में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, उ आधा ड और डयन को एज इट इज लिखा तो आपका क्या बन गया, उड्डयन। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, नियम 12 को देखिए। नियम 12 के बाद नियम 13 है, उसके बाद आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। नियम 12 कहता है कि यौगिक शब्दों में, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जब धातुओं में प्रत्यय लग के जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आधा न है तो संधि की अवस्था में आधे न का लोप हो जाता है। आपने जैसे ही देखा कि राजन धन आज्ञा लिखा है, यहां पर आधा न है पहले पद के अंत में, तो आप क्या करेंगे, इस आधा न का लोप कर देंगे और क्या लिखेंगे, रा ज, और दूसरे साइड में आ है जो कि ज पे आ की मात्रा लग जाएगी तो रा जा और उसके बाद ज्ञा है तो आपका शब्द बनेगा राजाज्ञा। अगला उदाहरण देखिए, लिखा है हस्तिन धन दंत, तो यहां पर भी आधा न अंत में है, आप इसका लोप कर देंगे तो क्या लिखेंगे, हस्ती और उसके बाद दंत। नियम 13 क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि अहन शब्द के आगे कोई भी वर्ण आए तो जो अहन शब्द में अंतिम आधा न है इसके स्थान पे आधा र हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, लिखा है अहन धन गण, यहां पर अहन मिला और आगे कोई भी वर्ण हो यानी अगला वर्ण तो ग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने आधा न को आधा र कर दिया, यानी आपने लिखा अ ह और जब आधा र किया तो अगले वर्ण ग के ऊपर र लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, अहरगण। अगला उदाहरण देखिए, लिखा है अहन धन मुख, यहां पर अहन के बाद मुख आया है, कोई भी वर्ण आए, आपने इस आधा न को आधा र में बदल लिया तो आपने लिखा अ ह और मुंह के ऊपर आधा र चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अहर मुख। क्लियर है। लेकिन यहां पर एक परंतुक है, एक परंतुक ये कहता है कि यदि अहन के पश्चात रात्र या रूप शब्द आ जाए तो आधा न का ऊ हो जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी दशा में ये जो ऊ बना ये अपने पूर्व वर्ण के अ के साथ यानी जो अ स्वर है इसके साथ मिलकर गुण संधि के अकॉर्डिंग ओ हो जाता है, यानी यहां पर दो परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण में देखिए, यहां पर लिखा है अहन धन रात्र, यानी ये जैसे ही आपने अहन मिला तो उसके आगे आपको ये मालूम था कि कोई भी वर्ण आए उससे कोई मतलब नहीं, हम आधा न की जगह पे आधा र कर देंगे। लेकिन अपवाद स्वरूप यदि आधा न के बाद रात्र शब्द आए या रूप आए तो आप वहां पर अलर्ट हो जाएंगे, इस आधा न को आप ऊ में बदल देंगे। पहला काम तो आपने क्या किया, अ ह ऊ और रात्र हो गया। अब ये जो ऊ है ये उसके पहले जो ह लिखा है इस ह में अ स्वर है, इसके साथ क्रिया करके ओ बना दे रहा है गुण संधि के अकॉर्डिंग। गुण संधि में आपने पढ़ा है कल की क्लास में कि छोटा अ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ये ओ में बदल जाता है, तो ये क्या कर दिया, ह को ओ में बदल दिया यानी अहो कर दिया और अगला पार्ट एज इट इज आ जाएगा तो आपका शब्द बनेगा अहो रात्र। दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा है अहन धन रूप, यहां पर आपको अहन मिला, इसके बाद आपने देखा कि यहां पर रात्र या रूप में से तो कोई एक नहीं है, आपको रूप मिल गया, आप यहां पर अलर्ट हो गए। आपने आधा न को सबसे पहले ऊ में किया और ऊ ने ह के जो अ स्वर है इसके साथ क्रिया करके ओ बना दिया, तो आपने क्या किया, अ हो और रूप को एज इट इज लिख दिया तो आपका शब्द बना अहो रूप। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस प्रकार आपका व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। देखिए 3-4 रूल थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप जैसे उदाहरण देखेंगे वो रूल आपको तुरंत रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, छोड़ने का कोई विकल्प आपके सामने नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो आपका कंपटीटर उसको समझकर वो सही कर देगा और आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए छोड़ना नहीं है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं प्रतिदिन आप उसको कंप्लीट करते जाएं। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जो स्वर संधि है उसके कुछ उदाहरण और व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण दे दूंगा, उन उदाहरणों को आप नियम के आधार पर करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कल की क्लास में
व्यंजन संधि को स्टार्ट किया जाएगा और कल व्यंजन संधि को कंप्लीट कराया जाएगा। और इस प्रकार कल आपकी संधि का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।